नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, जहां गांव वाले भेड़ियों के आतंक से सहमे हुए हैं। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने का अभियान काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन पूरी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। अब इस ऑपरेशन में जुटी टीम का दावा है कि वो आदमखोर भेड़िए के एकदम पास पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि भेड़िए को हर तरफ से घेर लिया गया है। सामने दिखने पर उसे ट्रैंक्विलाइज करने यानी बेहोश करने की कोशिश होगी और अगर ऐसा ना हो पाया तो उसे गोली मार दी जाएगी। बढ़ते दबाव का असर यह दिखा कि भेड़िया रिहायशी बस्तियों के पास नहीं आ रहा है। बुधवार रात उसने घाघरा नदी के कछार में 3 बकरियों का शिकार किया था। भेड़िए को पकड़ने की कोशिशें तो काफी समय से हो रही हैं। 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन 2 अब भी पकड़ से दूर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आए तो उन्हें गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उस पे फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है, और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है। एडिशनल टीम लगाई जा रही है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए भी निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें वन्य कर्मियों का पूरा अमला जुटा हुआ है। पिंजरे, कैमरे और पटाखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला भेड़ियों के पकड़ने की मुहिम पर नजदीक से नजर रखे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि अब तक ये अभियान कहां तक पहुंचा है। ऑपरेशन भेड़िया आज यहाँ पर घाघरा नदी, ये आप देख सकते हैं कि घाघरा के तट से ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, क्योंकि ये जो कछार का आप इलाका देख रहे हैं, यहीं पर आदमखोर भेड़िया का मान देखा गया। और उसके बाद में लगातार वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर आने लगी। ये आप देखिए कि वन विभाग की टीम जो है वो ट्रैंक्विलाइजर गन भी है और इस तरीके की गन भी है, क्योंकि ये सारे लोग शिकारी हैं और अगर आदमखोर भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सका तो फिर उसको गोली मारने के भी आदेश दिए गए हैं। तो आज तकरीबन जो है वो 5 घंटे तक ये ऑपरेशन भेड़िया चला है, क्योंकि इसी जगह पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, घाघरा के कछार पर, यहीं से कुछ ही दूरी पर एक गांव पड़ता है। तो उस गांव में जो है वो भेड़िए ने 3 बकरियों का शिकार किया, और 3 बकरियों के शिकार के बाद में ये आप देख सकते हैं कि जो टीम है वन विभाग की, ये अब जो है वो इस जगह पर, ये जो घाघरा नदी है यहाँ पर जा रही है। हालांकि अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी 2 भेड़िए जो हैं वो अभी हैं इसी जगह पर, और लगातार वो बच्चों का शिकार कर रहे हैं और बकरियों का शिकार कर रहे हैं। तो ये पूरी जो टीम है ये वन विभाग की लगी हुई है, लेकिन 5 घंटे इस ऑपरेशन के चलने के बावजूद जो है वो अभी भी आदमखोर भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सका है। और हालांकि ये ज़रूर पता लग गया है कि आदमखोर भेड़िए की जो मांद है वो इसी जगह पर है, लेकिन अभी तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा नहीं जा सका है। ये जो आप घाघरा का कछार का इलाका देख रहे हैं, यहीं के जो 50 गांव हैं, यहाँ पर आदमखोर भेड़िए का आतंक है, और इस आतंक की वजह से बहुत सारे जो ग्रामीण हैं वो रात को सोते नहीं। ये देखिए बड़े बड़े जाल लेकर जा रहे हैं ताकि अगर उसकी मूवमेंट को देखें और वो नदी क्रॉस करके इधर आना चाहे तो उसको जाल के ज़रिए उसको पकड़ा जा सके। लेकिन हवा से लेकर यानी ड्रोन से भी जो है वो निगरानी की गई है, और अब जो है वो ज़मीन पर उसको पकड़ने की कवायद चल रही है। ट्रैंक्विलाइज करने की भी कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सका है। ये बताइए, ये कब से ऑपरेशन चल रहा है? सर आज सुबह 7:30 से 7:30 जी, और इस वक्त 4 बज रहा है, और अभी तक जो है वो पकड़ा नहीं जा सका। सर नहीं पकड़ पाए। हमारी सुरक्षा कर्मी जो है काफ़ी लूज है। अच्छा जी नहीं, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कर रहे हैं क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, ये बड़ी बड़ी घास है, इसी में छुप जाता है ना वो। हाँ इसी में भेड़िया भी छुप जाता है।
और मांद जरूर है यहाँ पर। नहीं नहीं इसमें सर ना कोई मांद है ना कुछ। भेड़िया अभी अभी सुनने में आया, यहाँ पे बता रहे थे भेड़िया है। अब जब नहीं पकड़ पाए तो बोल रहे सियार का बच्चा था। तो ऐसे तमाम सारे लोग इस घाघरा के कछार में गए थे ऑपरेशन भेड़िया यानी भेड़िया को पकड़ने के लिए। इस तरीके के जाल भी लेकर गए थे। कितने देर तक कुछ दिखा आप लोगों को? जी, भेड़िया ड्रोन से दिखा तो सर हमने भी अपना भी व्यवस्था लेकर के उसको नदी के किनारे पे खड़ा हुआ था कि भेड़िया अगर जो जाल से इधर तालाब पार करके अगर जो बाहर इधर आता है नदी के किनारे तो सर तो मैं भी अपना जाल का इस्तेमाल करके उसको फंसा करके उसको कैद कर लिया जाए। ये अब जो सर हम लोग गाँव के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो गाँव में तो आप लोग आजकल सोते नहीं रात को? जी, रात पूरी नाइट हम लोग जगते हैं। 2 लोग हैं तो एक लोग टाइम से अपने हिसाब से टाइम बना करके आधी रात अगला आधी रात के बाद में दोनों लोग ऐसे नाइट बिताते हैं सर। तो ये आप देखिए आदमखोर भेड़िए की दहशत इतनी है कि रातों की नींद हराम हो गई है। और दिन का जो इस तरीके का मौसम होता है उसमें भेड़िए को खोजने की कोशिश की जाती है और रात को भेड़िए से बचने की कोशिश होती है। और यही वजह है कि रात भर जो ग्रामीण हैं वो पहरा देते हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों की 105 जो टीमें हैं वो भेड़िए की निगरानी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। ये आप देखिए सारे जो है वो शूटर जा रहे हैं जो कि अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं ताकि अगर भेड़िया पकड़ में ना आए, दिखे अगर दूर से तो उसको शूट एट साइट किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल इस 5 से 6 घंटे की ऑपरेशन भेड़िया चलने के बावजूद अभी तक भेड़िया वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर है। बहराइच के घाघरा घाट से सुधीश कुमार राम और सलीम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात सियासत की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। रानिया विधानसभा से बीजेपी द्वारा टिकट नहीं देने से वो खफा थे। रणजीत सिंह चौटाला का बयान हर हाल में रानिया विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बयान उन्होंने जारी किया है जब उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था लेकिन वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। रोड शो दिखाकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ें या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बीजेपी ने कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें आपको बताया रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, सुखविंदर सिंह श्योराण बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सीमा गैबीपुर, कर्णदेव कंबोज जो कि पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, शमशेर गिल नेता बीजेपी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से इन्हें टिकट नहीं मिला है। ये न केवल विधायक हैं बल्कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो लंबी फहरिस्त ये होती जा रही है असंतुष्ट लोगों की जिन्होंने अपनी बगावत खुलेआम कर दी है, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी से बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं गुरमीत का रुख करना चाहूँगा। गुरमीत, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला तो साफ ऐलान कर रहे हैं किसी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्या किसी पार्टी के संपर्क में है? देखिए, ये बीजेपी का सबसे बड़ा झटका है क्योंकि जो रणजीत सिंह चौटाला थे वो इंडिपेंडेंट जीत के बाद में इस गवर्नमेंट का पार्ट बने, वो मंत्री बने और मंत्री पद को आज उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कल जैसे ही टिकट अलॉट होती है, अनाउंस होती है, उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी, जबकि बीजेपी ने उनको मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हिसार से लड़ाया था क्योंकि पहले वो इंडिपेंडेंट थे, फिर सरकार में आए, फिर मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और हिसार में लोकसभा इलेक्शन लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सेट ना बैठने के कारण
आज उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो इसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, रनिया से लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से जीते थे और अब उन्हें बीजेपी जो पार्टी थी वो डब वाली से दे रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया और घोषणा कर दी कि वो बेशक इंडिपेंडेंट लड़े लेकिन यहाँ से लड़ेंगे। अभी बात करें अगर किसी पार्टी से टच में है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी तक इंडिपेंडेंट का मूड बनाए बैठे हैं और बिल्कुल अनाउंसमेंट भी कर आता हूं चुके हैं कि गुरमीत आपके पास इंडिपेंडेंट अखिलेश का लड़ेंगे, क्योंकि फटाफट पिछली हमें बार यहाँ भी वो पे रुक इंडिपेंडेंट करना लड़े थे। पड़ेगा। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बागी नेताओं का असंतोष पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, उसको शांत करने के लिए क्या किया जा रहा है? चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि बीजेपी के लिए वैसे ही चुनौती ये है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद वो हैट्रिक लगाने का विचार कर रही है, उसी योजना पर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच टिकट बंटवारे से नाराज़ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी नेता हैं और इस्तीफे की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा वहाँ पर दे दिया है, नाराज़गी लगातार है। तो अब बीजेपी से फायर फाइटिंग करेगी। पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए एक बार, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा शायद उम्मीदवार खुद अपने आप समझेंगे कि बीजेपी का लक्ष्य बड़ा था कि उसको तीसरी बार सत्ता में आना है, इसीलिए उसने ये फैसले किए कि नए चेहरों को टिकट दिया है, 25 नए चेहरों को उतारा गया है और 9 लोगों के टिकट काटे, जिसमें कि 3 मंत्री भी हैं। पार्टी ये भी कह रही है कि इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो बीजेपी का अपना एक मैकेनिज़्म है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, जिसमें बीजेपी के और आरएसएस के नेता, जो स्थानीय नेता होते हैं, वो जा करके बातचीत करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, वो एक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद कोशिश पार्टी की ये रहेगी कि इनको वापस दिया जाए, इनको मनाया जाए कि वो चुनाव न लड़े। अखिलेश आपका और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे गुरमीत का। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। और जो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है उसमें जो है 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन एक नाम पर काफ़ी चर्चा है, वो है सुनील सागवान, जो 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब पार्टी ने उन्हें चरखी दादरी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। सुनील सागवान को 2002 में हरियाणा के जेल विभाग में तैनाती मिली थी। अपने 22 साल के करियर में सुनील सागवान करीब 5 साल तक रोहतक की सुनारिया जेल के जेल अधीक्षक रहे। इसी जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम बंद हैं। राम रहीम को अब तक 10 बार फरलो या परोल पर रिहाई मिल चुकी है। इनमें से 6 मौके ऐसे हैं जब सुनील सागवान के सुनारिया जेल में जेल अधीक्षक रहते ये फरलो या परोल मिली थी। जेल अधीक्षक रहते हुए वीआरएस उन्होंने ले लिया था और चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी उम्मीदवारी को राम रहीम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हरियाणा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उन्हीं में से एक हैं पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर 2019 में बड़ौदा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए। इस बार योगेश्वर दत्त गोहाना से लड़ना चाह रहे थे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने वहां से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में जो लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये तेरी दशा, ये पापियों को हक नहीं कि लें तेरी परीक्षा, तो खुद की खोज में निकल। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, एनडीटीवी इंडिया पर बने रहिए, खबरें जारी हैं। कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नीता शर्मा वहां के हालात से लगातार रूबरू करा रही हैं। इस बार उन्होंने कश्मीर की नब्ज जानने के लिए वहां के नौजवानों से बातचीत की है। जो यंगस्टर्स हैं उसके ऊपर इस बार सरकार जो है वो फोकस कर रही है, खास करके इलेक्शन कमीशन भी फोकस कर रहा है। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स भी हैं जो बताएंगे, पहले तो बताएंगे कि यहाँ पर ब्रिक्स एंड बुक्स कैफ़े को वो क्यों पसंद करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है जो उन्हें पसंद है। जी, हमें यहाँ का ये जो क्वालिटी ऑफ पसंद आती है बहुत हमें की। हाँ। इसलिए हम क्वालिटी की वजह से यहाँ आते हैं। और सियासी बातें अगर हम आपसे करें तो इस बार इलेक्शंस जो हो रहे हैं, आपने पहले वोट किया या फर्स्ट टाइम करने वाले हैं? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे तो व्हाट आर योर इश्यूज? ये हमारे यहाँ पे कश्मीर में अगर देखें तो अभी तक बहुत सारे इश्यूज़ रह चुके हैं। लास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ रह चुके हैं। मतलब हम ना खुल के कुछ कह सकते हैं ना कुछ,
तो हमारा यही विश रहेगा कि अगर हम इस बार वोट दें तो हम अपनी मतलब खुल के जी सकें यहाँ पे। जो स्टेटहुड के लिए लोग बोल रहे हैं, जैसे स्टेटहुड राज्य का दर्जा बहाल करने की बात हो रही है, डू यू थिंक ये यूटी बेटर है या स्टेट बेटर रहेगा? आई थिंक इट वुड बी स्टेट बेटर। स्टेट बेटर रहेगा। एंड एज अ यंगस्टर डू यू थिंक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे यंगस्टर्स को डिफरेंट लेवल्स पे, एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पे आर ठीक ठाक या और अभी बेहतर करने की ज़रूरत है? जी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यही कहूँगा कि बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अभी यूथ को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ पे। चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, वहाँ पे भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वहाँ पे तो बिल्कुल ही बहुत कम। और फिर जब हम प्राइवेट सेक्टर की ओर देखें तो वहाँ पे भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यूथ। तो हम यही चाहें कि तो दोनों सेक्टर्स डेवलप हो हमारे लिए, हम यूथ्स के लिए। लेकिन जैसे पहले हड़ताल्स होती थी, बॉयकॉट कॉल्स होती थी, इलेक्शंस में लोग नहीं आते थे, इस बार लोकसभा में बहुत लोग आए, तो डू यू सी अ चेंज? हाँ बहुत चेंज है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हम वोट अपने लिए कर रहे हैं। अभी तक क्या था, अभी तक पिछले जो कुछ रहा है उसको अगर हम छोड़ दें एक साइड से, लेकिन अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी वोट कर रहे हैं पीपल्स अपने लिए, अपने हक के लिए कर रहे हैं वो वोट। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अभी चाहता हूं कि मैं वोट करूं, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है, आने वाला फ्यूचर जो है वो बेटर हो। आइडेंटिटी बेसिकली, और आइडेंटिटी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी कह रही है कि लगभग 4 लाख के आसपास इस बार ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो फोकस सब पे आप पे ज़्यादा है। तो व्हाट आर योर इश्यूज़? मेरे इश्यूज़ ऐसे लाइक पर्टिकुलरली नहीं है, लाइक हम जो यूटी बने थे और अब जो हमारा स्टेटहुड आ रहा है, अभी मेरे को लगता है जो अभी यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ये फोकस्ड है कि हम फर्स्ट टाइम, अब हम स्टेटहुड के लिए लाइक हम वोट दे रहे हैं। हमारा अब स्टेटहुड के लिए जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो हटने वाली है, और क्या क्या नया हो सकता है उसके लिए जो प्रोमिसेस आ रहे हैं, कौन कौन फुलफिल कर सकता है, वो एक्चुअली इशू है। क्योंकि अब लोग सोचते हैं उस बारे में, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ है उन पे भरोसा लाइक एक ओल्डर जनरेशन को था जो कि अब जा रही है यहाँ से। अब नया यूथ आ रहा है, कुछ नए फेसेस चाहिए, आपको इंस्पायर करना है लोगों को, और वही अभी हमारा वाला टाइम है। अभी लोग हैं, हम सोचते हैं, जैसे दोस्तों से बात करते हैं या फिर जो भी ट्रेंड चलते हैं, वो भी इसी बारे में है कि कौन अभी दिखा रहा है खुद को कि कुछ प्रूफ कर सकता है, वो है अभी इम्पोर्टेंट। जैसे बोला जाता है कि इस बार जो चुनाव भी हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि आइडेंटिटी के लिए हैं, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो ज़्यादा कंटेस्ट भी कर रहे हैं इस बार, तो ये अच्छी बात है, मतलब न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। हाँ, एक न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है, लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, लोग वोट करना चाह रहे हैं इसीलिए कि ताकि वो एक दिखा पाए खुद को कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पहले आर्टिकल से पहले जो यहाँ पे था, तो उस वक्त वोट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था। आई फील एक मेंटालिटी कहीं ना कहीं पे थी कि नहीं, हमें वोट देने ही क्यों है, किस लिए। बट अब है कि नहीं, वोट से हमारी बात पहुँच रही है, कहीं पे पार्लियामेंट में जा रही है, तो वो चीज़ दिख रही है अब लोगों को। आपको भी लगता है कि न्यू पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा ओपन है? जी बिल्कुल, जैसे हम आज की बात करें तो ज़्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा मुझे लगता है इसलिए क्योंकि वो भी अब लोग खुद करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ ना कुछ, अपने स्टेट के लिए, स्टेटहुड के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी शामिल हो रहे हैं इसमें इलेक्शन के लिए। अमर सिंह कॉलेज पास में है, तो ये यंगस्टर्स के लिए क्या ये पॉपुलर जगह है? जी हाँ बिल्कुल। आप भी वहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं तो वहाँ पे नहीं पढ़ता। थैंक यू। कश्मीर की चुनावी डायरी में आज हम एक कैफ़े में हैं जिसका नाम है ब्रिक्स एंड बुक्स। यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर कैफ़े है। यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, और उसके बगल में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, उनसे कुछ जो है टूरिस्ट भी हैं और कुछ लोकल्स भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कैफ़े क्यों पॉपुलर है, और साथ में बात कर लेंगे सियासत के बारे में भी और कश्मीर की फ़िज़ा के बारे में भी। आप हमारे साथ इंदौर से आए हैं साहब। सर आप बताइए कि ये कैफ़े आपने क्यों चूज़ किया और आपको कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या कश्मीर में? नहीं, मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन हर बार जब आता हूँ तो फ़ील तो बड़ा अच्छा होता है। और ये जो बुक्स एंड ब्रिक्स कैफ़े है, ये फेमस है इसके माहौल के लिए, और इसका नाम जैसा है बुक्स एंड ब्रिक्स, तो आप यहाँ बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, शेल्फ में रखी हैं, आप उठा सकते हैं। पूरे वॉलपेपर्स बुक्स के पन्नों के बने हुए हैं, तो एक माहौल है रीडिंग का। और कॉफ़ी के साथ जब आप ब्लेंड करते हो अपनी पढ़ाई को या रीडिंग को, तो बड़ा अच्छा माहौल बनता है। तो दैट्स वाई
मैं आप यहाँ पर आए। आया हूँ तो और माहौल बहुत अच्छा है। कश्मीर हमेशा से अट्रैक्ट करता है और बाकी में माहौल बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी वाइज लाइक एक चर्चा हो रही थी क्योंकि अभी हमने देखा था हाल फिलहाल में काफ़ी आतंकी हमले भी हो रहे थे, कश्मीर में भी हो रहे थे, जम्मू में भी हो रहे थे। तो एज अ टूरिस्ट आप सेफ फील करते हैं? मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सेफ़ फील करता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 बार आ चुका हूँ ऑलरेडी। सो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि टूरिस्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ है। इवन यहाँ जो लोकल्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, टूरिस्ट के प्रति उनका नज़रिया बहुत फ्रेंडली है। यहाँ के लोग जैसा कि टीवी चैनल्स में बताते हैं वैसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जैसे हम कोई भारत के और दूसरे शहरों में जाते हैं। बट जहाँ पे बात आती है जब कुछ ऐसे हमलों की या वो बात करें तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरनेशनल मैटर है, उनके अपने अलग कारण हैं। लेकिन जब आप शहर की बात करते हो तो शहर में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, यहाँ के लोग बड़े प्यारे, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ये रहने लायक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टूरिस्ट की ज़ुबानी थी, उनकी कहानी। अब जो यहाँ के निवासी हैं उनसे कुछ सियासी कहानी पूछ लेते हैं। सर अपना नाम बताइए, तारुफ बताइए और यहाँ करते क्या हैं आप? मैं वजाहत हूँ और मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से और गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर अभी जैसे 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो लोग में कैसा, हाउ आर दे टेकिंग इट, कैसा उनको फील हो रहा है? नहीं, लोगों में बड़ा उत्साह है। अब हिंदी में बात करें तो बड़ा उत्साह है लोगों में और लोग बड़े इस इलेक्शन को लेकर काफ़ी इस चीज़ में है कि हम इस बार वोट डालेंगे और हमें लग भी रहा है कि काफ़ी सारा इस बार पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा लोगों का, क्योंकि आप तो जानते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पहले चुनाव तो हुए नहीं हैं और लोगों में भी बहुत सारे इश्यूज जो डे टू डे मसले हो जाते हैं कि कोई कहीं जगह पर गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट के ना होने की वजह से जो भी हमारे डे टू डे इश्यूज रहते हैं, तो हमें लगता है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारे कंसर्न इलाके में हमारे MLAs वगैरह चुन के आएंगे तो हमारे मुद्दे जो हैं डे टू डे मसले वो अब काफ़ी हद तक उसकी सुनवाई भी होगी और वो मसले हल भी हो सकते हैं जी। तो उसमें हमें बेसिकली मुद्दे क्या हैं? मतलब मुद्दे डे टू डे होते हैं जो हर जगह के मसले हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे जो मसले हैं कि अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो किस तरीके से चल रहा है और उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए और अपना जो हमारे सड़कें हैं और हमारी जो देखिए यहाँ पे बहुत इश्यूज अब और भी हो रहे हैं, जैसे अभी रिजर्वेशन के इश्यूज हुए तो अब रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये है कि ओपन मेरिट में जो है बड़े कम रिजर्वेशन रखी गई है। तो जो हमारे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मेरिट को किल करने वाली बात है। अब ऐसे तो इस माहौल में अभी वैसी बात करना थोड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि कर नहीं पाएंगे किसी से, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है और कहाँ पे सुनवाई होगी। अभी जहाँ पे भी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपके छोटे से मसले रोड के हैं, बिजली के हैं या आपके इस तरीके के मसले हैं, जैसे तो बीजेपी प्रॉपर फॉर्म पे वो डिस्कस होके उसका कुछ अजाला और उसका कुछ हल भी निकला आता है। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो डायनास्टिक पार्टीज़ हैं उन्होंने इस एरिया को ठीक से गवर्न नहीं किया। तो वैसे यहाँ पे आम तौर पर राय क्या है लोगों के बीच? नहीं, मेरी पर्सनल राय इसमें ये है कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स तो हर पार्टी में है और फिर जैसे काम करने का तरीका भी हर एक पार्टी का एक ही जैसा होता है और उसमें इससे कोई जुड़ी बात नहीं है कि कश्मीर के लिए कोई डायनास्टिक पॉलिटिक्स आई तो उन्होंने कोई काम कम किए या ज़्यादा किए। तो इसका मुझे उतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता, मुझे तो गवर्नेंस का फैक्टर लगता है और गवर्नेंस का फैक्टर तो पहले भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं था, अब भी ठीक नहीं है और अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अब शायद जो अभी स्टेलमेट बीच में रहा और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं थी नहीं, अब जब वो गवर्नमेंट बनाएंगी तो अब वो शायद समझ गई होंगी कि पावर्स में ना रहने के लिए ना तो उससे लोगों के भी मसाइल हम कैसे और बेटर तरीके से हल कर पाएँ और बेटर डिलीवरी और गवर्नेंस दे पाएँ लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।